उठते ही दिमाग में कई तस्वीरें उभरती हैं। कोई उसे अरब की शान कहता है जिसने पश्चिमी ताकतों को खुली चुनौती दी, इजराइल पर मिसाइलें दागी और अपने खून से कुरान लिखवाकर धार्मिक जुनून का परिचय दिया। तो कोई उसे एक क्रूर तानाशाह मानता है जिसने सत्ता की भूख में अपने ही लोगों को कुचला, कुर्दों पर जहरीली गैस बरसाई और कई बेगुनाहों की जान ली। कुछ के लिए वो एक दूरदर्शी नेता था जिसने इराक को विकास के रास्ते पर ले गया, सड़कें बनवाई, स्कूल अस्पताल खुलवाए और शिक्षा को बढ़ावा दिया। लेकिन कुछ के लिए वो एक जल्लाद था जिसके राज में डर की दीवार इतनी ऊंची थी कि लोग खुलकर सांस भी नहीं ले पाते थे। सद्दाम हुसैन की कहानी इतनी उलझी हुई है कि उसे सिर्फ काले या सफेद रंग में नहीं देखा जा सकता। वो एक ऐसा किरदार है जिसमें नायक और खलनायक दोनों की छवियां एक साथ नजर आती हैं। उसकी जिंदगी ने न सिर्फ इराक बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसकी मौत के बाद भी सवाल वही है, क्या सद्दाम हुसैन हीरो था, तानाशाह था या फिर दोनों? आइए इस कहानी के हर पन्ने को खोलते हैं और उस शख्स को समझने की कोशिश करते हैं जिसका नाम इतिहास के पन्नों में कभी गर्व तो कभी नफरत के साथ लिया जाता है। 28 अप्रैल 1937 को इराक के तिक्रित के पास एक छोटे से गांव अल अवजा में सद्दाम हुसैन का जन्म हुआ। लेकिन उसका बचपन किसी परी के कहानी जैसा नहीं था। ये ऐसा था जैसे नंगे पांव कांटों पर चलना। जन्म से पहले ही सद्दाम के पिता अब्दुल माजिद की कैंसर से मौत हो गई थी। उनकी मां सुबहातुल्फा अल मुसल्लत उस वक्त गर्भवती थी। परिवार की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि सुबह ने गम और गरीबी में डूबकर आत्महत्या की कोशिश की और अबॉर्शन का विचार भी मन में आया, लेकिन वो इन कोशिशों में नाकाम रही। जब सद्दाम पैदा हुआ तो उनकी मां ने उसे अपने पास रखने की बजाय अपने भाई खैरुल्लाह तुल्फा को सौंप दिया। खैरुल्लाह एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और इराकी नेशनलिस्ट पार्टी के समर्थक थे, लेकिन जल्द ही उन्हें इराक की ब्रिटिश समर्थक सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश के आरोप में जेल में डाल दिया गया। इसके बाद सद्दाम को अपनी मां के पास वापस आना पड़ा। मां ने दूसरी शादी इब्राहिम अल हसन से कर ली थी, जिनसे उन्हें 3 और बच्चे हुए। लेकिन सद्दाम के सौतेले पिता का व्यवहार बेहद सख्त और क्रूर था। छोटा सद्दाम अक्सर मार खाता, डरता और गांव की धूल भरी गलियों में अकेले भटकता रहता। ये मुश्किलें सद्दाम को तोड़ नहीं पाई, उल्टा इन हालातों ने उसके अंदर एक जिद पैदा कर दी, कुछ कर दिखाने की, बड़ा बनने की। गांव में स्कूल की सुविधाएं न के बराबर थीं, लेकिन सद्दाम को पढ़ाई का शौक था। वो किताबों में डूबा रहता, घंटों पढ़ता और बड़े बड़े सपने देखता। 1950 के दशक में जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने मामा के पास बगदाद चला गया। बगदाद की चमक धमक, भीड़ भाड़ वाली सड़कें और ऊंची ऊंची इमारतें देखकर उसका मन जोश से भर गया। यहीं से उसने अपने मामा के साथ मिलकर राजनीति का ककहरा सीखा। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो एक गांव के गरीब लड़के को इराक की सत्ता के शिखर तक ले गया। सद्दाम के बचपन का एक दिलचस्प किस्सा ये है कि वो गांव में अक्सर अपने दोस्तों के साथ चोरी छिपे बकरियां चुराने की कोशिश करता था। ये छोटी मोटी शरारतें उसकी बेचैनी और विद्रोही स्वभाव को दिखाती थीं। बाद में उसने खुद इस बात को स्वीकार किया कि ये हरकतें उसके अंदर की जिद और साहस का हिस्सा थीं। बगदाद पहुंचने के बाद सद्दाम की जिंदगी ने रफ्तार पकड़ी। उनके मामा खैरुल्लाह तुल्फा ने उन्हें अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी से जोड़ा। ये वो दौर था जब मध्य पूर्व में अरब एकता, आजादी और समाजवाद की लहर जोरों पर थी। बाथ पार्टी का मकसद था पूरे अरब जगत को एकजुट करके एक ताकतवर अरब राष्ट्र बनाना। ये विचार सद्दाम के दिल को छू गया। उसे लगा कि यही वो रास्ता है जिससे वो अपने देश को बदल सकता है और खुद को एक बड़ा नेता बना सकता है। 1957 में सिर्फ 20 साल की उम्र में सद्दाम ने बाथ पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और आक्रामक स्वभाव ने उसे जल्द ही परेशानी में डाल दिया। उसे इराकी लॉ स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि वो पार्टी की गतिविधियों में ज्यादा सक्रिय हो गए थे। उसके मामा ने उसका साथ नहीं छोड़ा और उसे राजनीति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सद्दाम ने पहली बार बड़ा दांव खेला। उस वक्त इराक के प्रधानमंत्री अब्दुल करीम कासिम थे, जिन्होंने 1958 में 14 जुलाई क्रांति के जरिए राजा फैजल द्वितीय को सत्ता से हटाकर सत्ता हथिया ली थी। कासिम ने बाथ पार्टी के यूनाइटेड अरब रिपब्लिक में शामिल होने के फैसले को खारिज कर दिया और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ कर लिया। इससे बाथ पार्टी में रोष फैल गया। पार्टी ने कासिम की हत्या की साजिश रची और सद्दाम इस साजिश का हिस्सा बन गया। 7 अक्टूबर 1959 को सद्दाम और उनके साथियों ने बगदाद की अल रशीद स्ट्रीट पर कासिम की गाड़ी पर हमला किया। गोलीबारी में अफरातफरी मच गई। कासिम के ड्राइवर की मौत हो गई और कासिम के कंधे और बाह में गोली लगी, लेकिन वो बच निकले। इस हमले में सद्दाम के पैर में भी गोली लगी। घायल होने के बावजूद वो अपने साथियों की मदद से भागने में कामयाब रहा। पहले वो सीरिया गया, फिर मिस्र पहुंचा। वहां उसने काहिरा लॉ स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन उसका मन पढ़ाई से ज्यादा अब सत्ता की सियासत में था। इस हमले के बाद सद्दाम की बहादुरी की कहानियां बाथ पार्टी में गूंजने लगी। कहा जाता है कि उसने अपने पैर से गोली निकालने के लिए खुद चाकू का इस्तेमाल किया था ताकि उसे अस्पताल न जाना पड़े। ये घटना उसके साहस और दृढ़ निश्चय को दर्शाती है। 1963 में बाथ पार्टी ने एक और सैन्य तख्ता पलट के जरिए अब्दुल करीम कासिम को सत्ता से हटा दिया। इस तख्ता पलट को रमजान क्रांति कहा गया। अब्दुल सलाम आरिफ को राष्ट्रपति और अहमद हसन अल बकर को प्रधानमंत्री बनाया गया। सद्दाम इस मौके पर मिस्र से इराक लौट आया और बगदाद लॉ कॉलेज में पढ़ाई शुरू की, लेकिन उसका विद्रोही स्वभाव शांत नहीं हुआ।
वो एक और साजिश में शामिल हो गया जिसके चलते 1964 में उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में भी सद्दाम चुप नहीं बैठा। वो बाथ पार्टी की गतिविधियों को जेल से ही संचालित करता रहा। उसने हिटलर और स्टालिन जैसे तानाशाहों की किताबें पढ़ी और सत्ता हासिल करने की रणनीतियां सीखी। 2 साल बाद 1966 में वो जेल से भाग निकला। जेल से भागने के लिए सद्दाम ने एक गार्ड को रिश्वत दी थी। उसने गार्ड को पैसे और अपने गांव में जमीन देने का लालच दिया। ये दिखाता है कि सद्दाम कितना चतुर और अवसरवादी था। भागने के बाद उसने बाथ पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत की और 1966 में उसे पार्टी का डेप्यूटी सेक्रेटरी बना दिया गया। सद्दाम ने बाथ सिक्योरिटी सर्विस की शुरुआत की, जिसका मकसद विरोधियों को कुचलना था। इस सर्विस ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। नाखून उखाड़ना, आंखों में सिगरेट दबाना, उल्टा लटका कर मारना, ये तरीके इतने खौफनाक थे कि विरोधी सहम जाते थे। 1968 में बाथ पार्टी ने एक और तख्ता पलट किया जिसे ब्लडलेस कूप कहा गया। अब्दुल सलाम आरिफ को सत्ता से हटाकर अहमद हसन अल बकर को राष्ट्रपति बनाया गया। अल बकर सद्दाम के रिश्तेदार थे। सद्दाम को पार्टी का डेप्यूटी चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। धीरे धीरे सद्दाम ने पार्टी और सरकार में अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली कि वो अल बकर के सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गए। 1979 में अल बकर और सीरिया के बीच गठजोड़ की खबरें आईं, जिससे सद्दाम को खतरा महसूस हुआ। उसने चालाकी से अल बकर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। 16 जुलाई 1979 को सद्दाम हुसैन इराक का राष्ट्रपति बन गया। एक गांव का गरीब लड़का अब इराक की सत्ता के शिखर पर था। राष्ट्रपति बनते ही सद्दाम ने इराक को एक नई दिशा दी। 1970 का दशक इराक के लिए सुनहरा दौर था। तेल की कीमतें आसमान छू रही थी और इराक के पास तेल का खजाना था। सद्दाम ने इस पैसे का इस्तेमाल देश के विकास में किया। बगदाद की सड़कों पर नई गाड़ियां दौड़ने लगी। सड़कें, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनने लगे। बिजली, पानी और मुफ्त शिक्षा जैसी सुविधाएं आम लोगों तक पहुंची। खास बात यह थी कि सद्दाम ने महिलाओं की शिक्षा और नौकरियों को भी बढ़ावा दिया। कुछ ही सालों में इराक की साक्षरता दर मध्य पूर्व में सबसे ऊंची हो गई। 1970 के दशक में यूनेस्को ने सद्दाम को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित भी किया। सद्दाम अब खुद को सिर्फ इराक का नेता नहीं बल्कि पूरे अरब जगत का चेहरा मानने लगा था। उसके भाषण जोश से भरे होते थे। वो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों को खुलकर ललकारता था। उसकी छवि एक साहसी नेता की बन रही थी जो अरब एकता और राष्ट्रवाद की बात करता था। लेकिन इस चमक के पीछे एक अंधेरा भी था। सद्दाम को अपनी सत्ता पर जरा भी खतरा बर्दाश्त नहीं था। जिसने भी सवाल उठाया वो या तो गायब हो गया या मौत की सजा पा गया। 1979 में राष्ट्रपति बनने के एक हफ्ते बाद सद्दाम ने बाथ पार्टी की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसमें 250 सदस्यों में से 68 को गद्दार बताकर बाहर निकाला गया और 22 को मार दिया गया। ये घटना इराक में डर का माहौल बनाने का पहला कदम था। सद्दाम की सिक्योरिटी के लिए कड़े इंतजाम थे। उसके जनरल्स की तलाशी होती थी, कपड़े उतरवाकर चेक किए जाते थे। उसके खाने को पहले शेफ का बेटा चखता था ताकि जहर की आशंका न रहे। सद्दाम के कई बॉडी डबल्स थे जो उसके जैसे कपड़े पहनते और उसके महलों में रहते थे ताकि असली सद्दाम का पता न चले। सद्दाम के एक बॉडी डबल मिखाइल रमजान ने बाद में खुलासा किया कि उसे सद्दाम की तरह चलना, बोलना और सिगरेट पीना तक सिखाया गया था। उसे कई बार पब्लिक इवेंट्स में सद्दाम की जगह भेजा जाता था। सद्दाम की जिंदगी का सबसे रहस्यमय और विवादास्पद किस्सा है उसके खून से लिखा गया कुरान। 1997 में सद्दाम ने ऐलान किया कि वो इस्लाम की पवित्र किताब कुरान को अपने खून से लिखवाएगा। उसके मुताबिक ये अल्लाह के प्रति उसकी भक्ति का प्रतीक था। करीब 2 साल तक उसने थोड़ा थोड़ा करके 27 लीटर खून दान किया। इस खून को स्याही में बदलकर मशहूर सुलेखक अब्बास शाकिर जादी ने 605 पन्नों का कुरान लिखा। हर आयत को बड़े सम्मान और बारीकी से उकेरा गया। ये कुरान बगदाद की उम्मुल मारिक मस्जिद, जिसे मदर ऑफ ऑल बैटल्स मस्जिद भी कहा जाता था, उसमें रखा गया। लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। सद्दाम के समर्थकों ने इसे उनकी धार्मिक निष्ठा का सबूत बताया, लेकिन कई इस्लामिक विद्वानों ने इसे शरिया के खिलाफ माना क्योंकि खून को नापाक माना जाता है। आलोचकों का कहना था कि खाड़ी युद्ध के बाद सद्दाम की छवि खराब हो गई थी और ये कुरान उनकी छवि सुधारने का एक नाटक था। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो इस कुरान का क्या हुआ ये आज भी रहस्य है। कुछ कहते हैं कि इसे मस्जिद से हटा दिया गया, कुछ का मानना है कि इसे गुप्त जगह पर छिपाया गया और कुछ का दावा है कि ये युद्ध में नष्ट हो गया। इस कुरान को लिखने की प्रक्रिया में मेडिकल विशेषज्ञों की एक टीम शामिल थी जो सद्दाम के खून को सुरक्षित रखने और स्याही में बदलने का काम करती थी। ये प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि इसे पूरा करने में कई महीनों की प्लानिंग लगी। 1991 का खाड़ी युद्ध सद्दाम के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस युद्ध में इजराइल शामिल नहीं था, लेकिन सद्दाम ने एक ऐसी चाल चली जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। उन्होंने इजराइल पर स्क्वाड मिसाइलें दाग दी। ये मिसाइलें तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों पर गिरी। हालांकि इससे इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कुछ लोग मरे, कुछ इमारतें टूटी, लेकिन इस हमले ने अरब जगत में सद्दाम को हीरो बना दिया। फिलिस्तीन और अन्य मुस्लिम देशों में लोग तालियां बजाने लगे। वो कहने लगे, देखो कोई तो है जो इजराइल को आंखें दिखा रहा है। सद्दाम की ये चाल रणनीतिक थी।
वो चाहते थे कि इजराइल जवाबी हमला करे, जिससे अमेरिका के साथ गठबंधन में शामिल अरब देश नाराज होकर अलग हो जाएं। लेकिन अमेरिका ने इजराइल को शांत रखा। इस हमले के बाद सद्दाम ने उस जगह जहां से मिसाइलें दागी गई थीं, एक भव्य मस्जिद बनवाई, अल मारिक मस्जिद। इस मस्जिद की 4 मीनारें स्कड मिसाइलों की तरह डिजाइन की गई थीं। ये मस्जिद न सिर्फ उनकी ताकत का प्रतीक था, बल्कि धर्म और युद्ध के मेल का अनोखा उदाहरण भी था। उद्घाटन के वक्त सद्दाम ने इसे अरब गर्व का प्रतीक बताया, लेकिन 2003 के अमेरिकी हमले में ये मस्जिद भी क्षतिग्रस्त हो गई। आज ये टूटी फूटी हालत में इराक में खड़ी है, जो उस दौर की याद दिलाती है। इस मस्जिद में एक छोटा सा म्यूजियम भी बनाया गया था, जिसमें खाड़ी युद्ध के दौरान इस्तेमाल की गई मिसाइलों के मॉडल और सद्दाम की तस्वीरें प्रदर्शित की गई थी। 1980 में सद्दाम ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इराक को तबाही के रास्ते पर धकेल दिया। उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। ये युद्ध 8 साल तक चला और दोनों देशों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी। शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता से हटाकर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना की। ईरान में शिया समुदाय की बहुलता थी, जबकि इराक और अन्य पड़ोसी अरब देशों में सुन्नी मुसलमान ज्यादा थे। कुवैत, सऊदी अरब और इराक को डर था कि ईरान की क्रांति उनकी शिया आबादी को भड़का सकती है। सद्दाम को लगा कि क्रांति के बाद कमजोर हुए ईरान को हराना आसान होगा। साथ ही वो 1975 के अल्जीयर्स समझौते में खोई हुई जमीन को वापस लेना चाहते थे। कुवैत और सऊदी अरब के समर्थन से सद्दाम ने सितंबर 1980 में ईरान पर हमला कर दिया, लेकिन उनकी गणना गलत निकली। खुमैनी के नेतृत्व में ईरान का हर नागरिक युद्ध में कूद पड़ा। ये युद्ध 1988 तक चला, जिसमें लाखों लोग मारे गए, शहर तबाह हो गए और इराक पर $40 बिलियन का कर्ज चढ़ गया। इस युद्ध के दौरान सद्दाम ने रासायनिक हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। 1988 में हलबजा में कुर्दों पर जहरीली गैस का हमला इसका सबसे खौफनाक उदाहरण है। इस हमले में करीब 5000 लोग मारे गए, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। ईरान इराक युद्ध ने इराक को आर्थिक रूप से तोड़ दिया। कर्ज का बोझ और तबाही ने देश को खोखला कर दिया। सद्दाम को एक नई जंग की जरूरत थी जो उसकी साख बचाए। 1990 में उसने कुवैत पर हमला कर दिया। सद्दाम का दावा था कि कुवैत ऐतिहासिक रूप से इराक का हिस्सा था और वो तेल की कीमतें कम करके इराक को नुकसान पहुंचा रहा था। साथ ही कुवैत पर इराक का भारी कर्ज था। 2 अगस्त 1990 को इराकी सेना ने कुवैत पर हमला किया और कुछ ही घंटों में उसे कब्जे में ले लिया। सद्दाम ने अपने चचेरे भाई अली हसन अल माजिद को कुवैत का गवर्नर नियुक्त किया, लेकिन इस बार सद्दाम ने गलत दांव खेला। दुनिया भर के देश उसके खिलाफ हो गए। संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर कड़े प्रतिबंध लगाए। 1991 में अमेरिका के नेतृत्व में 35 देशों की गठबंधन सेना ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया। इराकी सेना हार गई और कुवैत आजाद हो गया। इस युद्ध ने इराक को बर्बाद कर दिया। प्रतिबंधों ने आम लोगों की जिंदगी नरक बना दी। भूख, बीमारी और गरीबी ने देश को घेर लिया। कुवैत से पीछे हटते वक्त इराकी सेना ने 600 से ज्यादा तेल के कुओं में आग लगा दी, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ। इस आग को बुझाने में 8 महीने लगे और गल्फ में 11 मिलियन बैरल तेल फैल गया। 1990 का दशक इराक के लिए काला दौर था। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों ने देश को घुटनों पर ला दिया। 2001 में अमेरिका में 9/11 हमलों के बाद माहौल और बिगड़ गया। अमेरिका ने सद्दाम पर सामूहिक विनाश के हथियार रखने का आरोप लगाया, जो बाद में गलत साबित हुआ। मार्च 2003 में अमेरिकी सेना ने इराक पर हमला किया और बगदाद पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद सद्दाम अंडरग्राउंड हो गया। दिसंबर 2003 में अमेरिकी सेना ने उसे तिक्रित के पास एक छोटी सी गुफा से पकड़ लिया। उसके दाढ़ी काफी लंबे हो गए थे, कपड़े गंदे थे और पूरा थका हुआ लग रहा था। 2005 में उसके ऊपर मुकदमा चला। उस पर मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और नरसंहार के आरोप लगे। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम को फांसी दे दी गई। उसके आखिरी शब्द थे, अल्लाह अकबर। सद्दाम के फांसी का वीडियो लीक हो गया, जिसमें वो बिल्कुल निडर दिख रहा था। इस वीडियो ने दुनिया भर में विवाद खड़ा किया। कुछ ने इसे न्याय माना तो कुछ ने इसे अमेरिका की साजिश बताया। सद्दाम का व्यक्तित्व 2 पहलुओं का मिश्रण था। एक तरफ वो कविताएं और उपन्यास लिखता था। उसका मशहूर उपन्यास जबीबा और राजा एक प्रेम कहानी थी, जिसमें उसने अपनी जिंदगी की झलक दिखाई। दूसरी तरफ वो शासक था जिसने हलबजा में रासायनिक हमले किए और हजारों विरोधियों को मरवा दिया। उसकी निजी जिंदगी भी उलझनों से भरी थी। वो अपनी पत्नी सजदा से प्यार करता था, लेकिन अपने बेटों की क्रूरता पर चुप रहता था। उसका बेटा उदय इतना हिंसक था कि बगदाद में लोग उसके नाम से कांपते थे। सद्दाम ने अपने उपन्यास छद्म नाम से प्रकाशित किए, लेकिन इराक में हर कोई जानता था कि लेखक वो खुद है। उसने स्कूलों में अपनी किताबें बंटवाने का आदेश दिया था। सद्दाम की मौत के बाद इराक में शांति की उम्मीद थी, लेकिन इसके उलट देश अराजकता में डूब गया। शिया सुन्नी तनाव बढ़ा
और अल कायदा व ISIS जैसे आतंकी संगठनों ने पैर पसार लिए। 2014 में ISIS ने इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। आज इराक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सांप्रदायिक तनाव से जूझ रहा है। सद्दाम के समर्थक कहते हैं कि उनके शासन में इराक स्थिर था, उनकी क्रूरता ने देश को एकजुट रखा था, लेकिन आलोचक मानते हैं कि उनकी नीतियों ने ही इराक को इस हाल में पहुंचाया। 2003 के बाद इराक में 4 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हो गए और देश की अर्थव्यवस्था आज भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। सद्दाम हुसैन की कहानी एक सबक है। सत्ता एक आग है जो गर्मी देती है, लेकिन गलत हाथों में पड़ जाए तो सब कुछ जला देती है। वो एक ऐसा शख्स था जिसने इराक को चमकाया भी और बर्बाद भी किया। कुछ के लिए वो क्रांतिकारी था जिसने पश्चिम को ललकारा, तो कुछ के लिए वो तानाशाह था जिसने अपने लोगों को ही कुचला। उसकी विरासत आज भी जिंदा है। कोई उसके लिए आंसू बहाता है तो कोई उसकी मौत पर तालियां बजाता है, लेकिन एक बात पक्की है कि सद्दाम हुसैन का नाम इतिहास में हमेशा गूंजता रहेगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? सद्दाम हुसैन हीरो था, तानाशाह था, या फिर दोनों? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसे अपने दोस्तों